राधे राधे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कूलम का नियम, कूलम के नियम का सदिश रूप, अध्यारोपण का सिद्धांत और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के। कूलम का नियम यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि दो बिंदुवत विद्युत आवेशों, दो बिंदुवत विद्युत आवेश लेकिन कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। तो पहली शर्त हो गई इसकी, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा ही नियम तुमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखा। वहाँ पर भी बल था, लेकिन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल था। और वहाँ पर भी डिस्टेंस मतलब अंतर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में नियम बनता था F प्रपोर्शन टू 1/r²। तो यहाँ पे हम कल्पना कर लेते हैं कि ये दो आवेश हैं, ये दोनों बिंदुवत हैं, मतलब अत्यंत छोटे, जितने छोटे आप ले सकें इसे। और यहाँ पर दूसरा आवेश मैंने मान लिया, इस आवेश का मान Q1 है और इसका मान Q2 है, इनके बीच का अंतर R है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा? इनके बीच में जो बल F लग रहा है वो किसके समानुपाती जाएगा? समानुपाती Q1 मॉडुलस और Q2 मॉडुलस, उनके मान के, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके है? तो डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स इनवर्स रिलेशन R के साथ है और डायरेक्ट प्रपोर्शन Q1 और Q2 के साथ है। यहाँ पे अगर हम अचलांक का यूज़ करें तो K1 रखा हमने यहाँ पर, ये Q1 Q2 बाय R² हो गया। ये K है क्या? K को वैसे तो सिंपल हम समानुपाती अचलांक कह सकते हैं, पर ये कूलम के नियम में तो हम इसको कूलम अचलांक कह सकते हैं। इसका एक निश्चित मान होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक SI में लिख दिया। अगर यहाँ से मात्रक निकाला जाए, देखो जनरल फार्मूला हम इस तरह से लिख देते हैं, F = सिंपल K Q1 Q2 बाय R²। हम मॉडुलस लगाते नहीं, लेकिन हम हमेशा मान का उपयोग करते हैं, समझ लीजिएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया, F = K Q1 Q2 बाय R²। K का मान निकाल लिया हमने। हम K के विमा सूत्र की बात करने जा रहे हैं। देखिए इसका विमा सूत्र क्या बनेगा? यहाँ F बराबर K Q1 Q2 बाय R² है। मैं K को करता बना लूँ तो K क्या हो जाएगा बेटा? इट इज़ FR² बाय Q1 Q2। F के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम स्क्वायर। मात्रक मिल गया। डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं न्यूटन के लिए। इट इज़ m1 L1 T-2। व्हाट अबाउट मीटर? इट इज़ L² मीन्स L2। कूलम तो K इज Q इज इक्वल्स टू IT मीन्स इट इज़ A2 NT2। क्या हो जाएगा? m1 L3 T-4 A-2। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया K का। याद रखना, इसका यूज़ करना हमको न्यूमेरिकल में। चलिए, तो हमको ये भी आइडिया आ गया, इसके डायमेंशन फार्मूले को भी समझ लिया हमने और इसके मात्रक को भी। अब बात आती है कि इस नियतांक K को अगर और हम डीप में लेके जाएं, इस K को लाया कहाँ से गया? कैसे इसकी कल्पना की कि भाई ये K का वैल्यू इतना होगा? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कूलम ने इस प्रयोग को बहुत बार किया, 1 दिन 2 दिन या 1-10 दिन में नहीं मिला, बहुत टाइम लगा इसके पीछे। लेकिन हमको तो यहाँ पे 5 मिनट में इस थ्योरी को ग्रास्प कर लेना है, समझ लेना है। बाद में कभी इस पर डिस्कस करेंगे इनके जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर। K को इंट्रोड्यूस कैसे किया गया? यहाँ K बराबर एक और फॉर्मूला बनता है इसके लिए, 1/4πε0। K खुद कांस्टेंट है, लेकिन ये भी कुछ अदर कांस्टेंट के साथ रिलेशन रखता है। 1/4πε0, 4 और पाई दोनों प्योर कांस्टेंट्स हैं। अगर आप देखो ये 4 को और ये पाई को, दोनों प्योर कांस्टेंट हैं। लेकिन ε0 ये चेंज हो सकता है। यहाँ पर ये शून्यावकाश के लिए, मतलब दोनों आवेशों को हमने कहाँ रखा? अवकाश में रखा। उनके बीच में कोई माध्यम नहीं है तब के लिए।
तो यहाँ पे मैं इस एप्सिलॉन नॉट का बता दूं क्या है ये, तो शून्यावकाश की परमिटिविटी परमिटिविटी को बहुत डीपली नहीं समझेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम इसका डिस्कस करेंगे, पर बहुत शॉर्ट में समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना परमिशन देता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। हम यहाँ पे समझ लें कुछ इस तरह से कि इस जगह पर आप हैं, यहाँ पर एक गुंडा खड़ा हुआ है और ये सीन है रात को 12 बजे, रोड पर कोई नहीं है आपके आसपास। तो ये जो विलन है, दिस विलन वी, और ये आप हो तो आई एम राइटिंग यू, तो ये विलन आपके ऊपर बहुत खतरनाक भय वाला अनुभव कराएगा। ये रात को 12 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, चलो मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 AM, लेकिन यही सीन अगर सेम कब हो, दोपहर को हो, हम 1 PM लिख देते हैं, तभी डर कम हो जाए क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होंगे बीच में। इसके भय को, इसकी असर को इस माध्यम ने कम कर दिया। माध्यम मतलब बीच में कुछ लोग आ गए। यही सीन आप समझ सकते हो, ये एक पुलिस स्टेशन का सीन हो और ये भाई हमारे जो विलन मिस्टर हैं वो कहाँ पर है, जेल में हैं, एंड यू आर आउटसाइड। अब क्या होगा, ये भय और कम हो जाएगा, यहाँ पे समय की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसकी इफ़ेक्ट और कम हो गई। यहाँ पर बहुत सरल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं कि दो आवेशों के बीच में जैसा माध्यम होगा वैसे उसकी बल की असर देखने को मिलती है। इसके बीच में अगर कुछ भी नहीं है, शून्यावकाश है, तो मान क्या होगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए कूलम ने एक अचलांक का उपयोग किया, जिस अचलांक को हमने क्या कहा, शून्यावकाश की परमिटिविटी कहा। ठीक है ना, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये माध्यम टू माध्यम बदलता रहेगा, मीडियम टू मीडियम चेंज होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें, एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट लें, सो दिस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई NK। जब इसकी गणना की जाएगी, के का मान तो हमको मालूम, अभी रिसेंटली हमने देखा, इट इज़ 9 × 10⁻9 इन SI। SI मतलब मात्रक हमने निकाल दिया था, क्या था, लिख दो यहाँ पर यूनिट आपको, ना आप भी SI लिखना शुरू कर दोगे। इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, करेक्ट। और डायमेंशनल फार्मूला क्या मेरा था, इट वाज M1 L3 T-4 एंड A-2। अब इनकी जब कीमत रखी जाएगी तो ये वैल्यू मिलता है अप्रॉक्स 8.85 10⁻²। यूनिट उल्टा हो जाएगा, देखो के न्यूमरेटर में है, बटे में है, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। And what about the dimensional formula? Dimensional formula epsilon naught will be inverse of this। इसका उल्टा कर दो आप, तो M-1 L-3 and T4 and A2, isn't it? ये भी क्लियर हो गया। मतलब मैं इस फॉर्मूले को अब अगर रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरह से, शून्यावकाश मतलब in the space or in the vacuum, तो ये फोर्स F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² बनेगा। और अगर हम इसको कहाँ लिखते हैं, माध्यम में, इन द मीडियम, अगर मीडियम में, सो आई एम राइटिंग M, मैं यहाँ पे M लिख रहा हूँ, M स्टैंड्स फॉर मीडियम, फोर्स मीडियम के अंदर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट स्पेशली किसके लिए बताया गया है, शून्यावकाश के लिए। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय R², इक्वेशन नंबर 2। तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एप्सिलॉन है क्या, तो जहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी बेटा। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब इन दोनों का अगर मैं अनुपात ले लूँ,
समीकरण 1 और 2 का, समीकरण 1/2 कर दूँ। सो आई कैन राइट F/Fm इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R² डिवाइडेड बाय 1/4πε Q1 Q2 by R²। अब आप देख रहे हैं कुछ कैंसिलिंग टर्म मिल रहा है आपको। क्या क्या कैंसिल होगा आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या कैंसिल हो रहा है, ये Q1 Q2 कैंसिल हो गया, ये R² कैंसिल हो गया, ये 4π कैंसिल हो गया बेटा। सिंपल मैथमेटिक्स, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा सबसे। मीन्स मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, आई कैन राइट इट एज F/Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के। दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है चीज़ें। के को क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का ये डायरेक्ट्रिक नियतांक है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब माध्यम की सापेक्ष परमिटिविटी, राइट ना। तो इस सापेक्ष परमिटिविटी होगी किसी और के लिए, किसके, सॉरी मैं मिस्टेक, एप्सिलॉन नॉट के सापेक्ष। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है शून्यावकाश। तो शून्यावकाश के सापेक्ष कितने फ्रैक्शन में होता है, कितने पार्ट में होता है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक नया आपके सामने कांस्टेंट आ गया, एक अचलांक नया आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आप, कि कोई भी माध्यम के लिए अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, F/K हो जाएगा। यानी माध्यम में अगर आवेशों को रखा गया है, दो आवेश को, Q1 Q2 को मान लेते हैं, इसके बीच में क्या है, कोई माध्यम है, ये पूरा का पूरा माध्यम रख लिया हमने। तो इसके बीच में जो भी बल लगेगा बेटा, जो भी बल होगा, वो बल जब माध्यम नहीं था उसके बल के मान के और के मान के रेशियो के बराबर होता है, उसके अनुपात के बराबर होता है। ये था कूलम का नियम, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज़फुल लॉ है ये। लेकिन ये हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा, ठीक है ना, मतलब अदिश, कहीं पे भी हमने सदिश का उपयोग नहीं किया है। वीडियो को बार बार देखना तो क्लियर होगा। एक बार देखोगे फिर से देखो, जो जो टर्म क्लियर नहीं है उसको देखना, फिर से एक बार बुक को रिफ़र करना अच्छी तरह से, तो ही प्रिपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अब हम आते हैं सदिश स्वरूप में। तो कूलम के नियम का सदिश स्वरूप, देखो सदिश का मतलब होता है दिशा दर्शाने वाला, है कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दिशा के स्वरूप में ही बोल सकते हैं। अगर आपने किसी ऑटो को रोका रास्ते में और बोला कि अंकल चलो मुझे चलना है, तो पूछेंगे ना कहाँ चलना है, तो आप इशारा करके बताओगे सीधे चलिए, या फिर एड्रेस बताओगे स्कूल चलिए, कुछ कहना पड़ेगा ना। अगर आप रूम में कहीं पे खड़े हैं और किसी को आपने ऑर्डर किया कि भाई ये टेबल खिसका दे, तो बोलेगा ना कहाँ खिसका दूँ, किस तरफ रख दूँ, मीन्स आप डायरेक्शन मेंशन करते हो। तो हम अभी क्या करें, एक वेक्टर स्वरूप में, मतलब सदिश स्वरूप में इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम दो आवेशों के संदर्भ में सीखेंगे इसको, फिर बाद में बहुत सारे आवेशों की गणना होगी। चलिए मान लिया जाए यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं अपने। X, Y, Z। आप अपनी तरफ से दो आवेश बस कहीं पे भी कल्पना कर लीजिए, कोई भी दो आवेश कहीं पर भी, किसी भी जगह। आपको समझ में, इसलिए हम दो अलग अलग आवेशों की कल्पना करें। यहाँ पर एक आवेश को मैंने यहाँ मान लिया, इसका नाम है Q1। हम दूसरे आवेश की कल्पना करने जा रहे हैं बेटा। दूसरा आवेश हमने यहाँ माना, ये आवेश है Q2। इन दोनों की स्थिति सदिश है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन मतलब संदर्भ बिंदु, यहाँ पर उद्गम बिंदु।
इसके सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश को मैंने क्या मान लिया, R2 मान लिया, और पहले वाले को क्या मान लिया हमने, उसको वेक्टर R1 मान लिया। सबसे पहली कल्पना जो हमने यहाँ पर की है वो क्या है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं। सजातीय मतलब क्या करेंगे, अपाकर्षित करेंगे। विजातीय क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं और समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अपाकर्षित करते हैं। तो हमने यहाँ पे सजातीय रखा है। शॉर्टकट में सजातीय को समझना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दोनों आवेशों का अगर हम गुणनफल करें तो क्या हो जाएगा, दोनों ग्रेटर देन 0 मिलेगा। आप देख लीजिए भले, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव बनेगा। हमने सजातीय यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्या, विजातीय की भी, लेकिन पहले सजातीय समझ लें। तो अपना डायग्राम ना खराब हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वापस एक सूडो ड्राइंग कर लेते हैं। वेट फॉर अ वाइल, बता दूं कैसे। चलो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली ही है, ठीक है। मैं करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम विजातीय ले रहे हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट बताओ, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि माइनस में आएगा, ठीक है, लेस देन 0। कैसे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बनेगा उस केस में। जैसे यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, यहाँ पर भी करेक्शन कर दूँ मैं छोटा सा। राइट ना, दोनों केसेस में। तो ये क्या हो गया, विजातीय। हम वहाँ पर संकेत नहीं दे रहे हैं Q1 Q2 को, बस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो सबसे पहली पिक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिगर नंबर ए। दोनों आवेश विजातीय हैं। विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। किस तरह से दूर भागेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि Q2 आवेश पर Q1 कैसा, दूर भगाना मतलब धक्का देना, अपाकर्षित करना मतलब धक्का देना, दूर भगा देना। तो Q1 क्या करेगा, इससे दूर भगाएगा इस लाइन में, कुछ इस तरह से देख लीजिए आप। ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट, मैंने लगा दिया सदिश। और जब इस वाले का नंबर आएगा तो वो कुछ इस तरह से बनाएगा, देख लीजिए आप, वो ऐसा लगाएगा ये इस तरफ। ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है ना। बल लगाने की दिशा हमको मालूम पड़ गई, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे बल। कब होगा ये, जब दोनों सजातीय होंगे। तो पहले हम सजातीय की ही गणना करेंगे, विजातीय गणना करने वाले भी नहीं हैं हम पहले। चलो अब इसके बाद हमने सजातीय कल्पना कर ली, दोनों आवेश एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, उस धक्के के संदर्भ में हम इसे गणना करना स्टार्ट कर लें। चले पहले एक बार याद कर लेते हैं आदेश वाले नियम को, तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। क्या था आदेश का नियम, यहाँ बल F बराबर, बहुत सरल भाषा में हमने लिखा था, इट वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। वेरी सिंपल, वेरी इजी वे। इज इट क्लियर, एकदम परफेक्ट। अब बेटा अगर मैं जैसे ये भी क्लियर बता दूं कि पहले और दूसरे के बीच में बल है और ये पहले और दूसरे के बीच का अंतर भी है, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक वेक्टर लगाता हूँ तो नियम ये है कि आप वेक्टर दूसरी तरफ भी लगाएं। सो Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, आई एम पुटिंग R कैप। ये सदिश बताता है, दिशा बताता है। अब उस दिशा को चेक भी तो करना पड़ेगा, कहाँ पर भाई, किस तरफ। तो देखो फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 कैसे पढ़ते हैं इसको, जो बीच में दब गया, कौन दबा है, एक दब गया, F और 2 के बीच में, मतलब बल किस पे लगा है, एक पर। कौन लगा रहा है, दूसरा। आ जाइए चित्र पर वापस देख लीजिए, हमारा पूरा फोकस है इसके ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 का डायरेक्शन कहाँ आया, Q2 से Q1 की ओर आया। क्या आया, Q2 से Q1 की ओर। तो मैं तीर ऐसे बनाऊंगा, दिशा सेट हो गई है ना। अब इस दिशा को हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर बेटा, और नियम होता है हेड माइनस टेल, भूलना नहीं, हेड माइनस टेल। कुछ बुक में आपको R21 भी मिल जाएगा, पर घबराना नहीं उससे, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, दिशा हम निश्चित कर रहे हैं कि भाई कहाँ, 2 से 1 की तरफ, ठीक है ना।
तो 2 से 1 की तरह तो पहले 2 लिखना ज़रूरी नहीं, आप पहले 1 भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होनी चाहिए तुम्हें। R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर एंड माइनस R2 वेक्टर। ओके, ये दिशा हो गई। अब इसका हम सदिश रूप वहाँ बता रहे हैं, मतलब कैसा, इकाई सदिश हमने लिखा हुआ है। चलिए उससे स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसे लिखना चाहूँगा 1 2, ठीक। तो लिखें जहाँ R12 कैप बराबर Q2 से Q1 की ओर में इकाई सदिश है बेटा वो, और इसका हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर बाय R12 मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे लिखते हैं R1 माइनस R2। यहाँ पर मैं इसको सिंपल R12 लिख दूँ, फिर अगले स्टेप में लिख दूँ, क्योंकि इसकी वापस ज़रूरत है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसको सदिश स्वरूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट है ना। तो अदिश मान हुआ ये, तो इसको समीकरणों में रखना शुरू करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है बेटा। चलो पुटअप करते हैं इसको। तो समीकरण 1 तथा 2 पर से मैं इसे लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, देखिए ये R12 है, पर ये R12 को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो हम इसको चेंज कर दें डायरेक्ट, मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, R1 माइनस R2 वेक्टर के टर्म में एंड डिवाइड बाय मॉडुलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इनको सॉल्व करते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्यूब, यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड चार्ज। चलिए हमने इसको क्लियरली फाइंड कर लिया। कैसे निकाला हमने बेटा यहाँ पर। अब इसको लर्न करने का मतलब याद करने का भी एक तरीका है। देखो कैसे इसको याद रखना है। सजातीय आवेश के लिए हमेशा गणना करने की, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, प्रथम पर दूसरे कारण लगने वाला बल पहले पर दूसरा, तो क्या 1 2 आया। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, अरे वाह प्रिपेयर हो गया। तो पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके लिए, इसी की दिशा को बदलना है। अब तो हम इसको बदलना चाह रहे हैं कैसे। अब मैं चाहता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड बाय 1 निकलो। अब तो आप ब्रिलियंट हो चुके हो, अभी जस्ट हमने प्रिपेयर किया, हमने ऊपर 1 2 1 2 1 2 किया। अब यहाँ पे 2 1 2 1 2 1 कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा Q2 Q1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 क्यूब, हियर इट इज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। थोड़ा सा पे स्मार्टली वर्क करते हैं। कैसे, मैं अगर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रखूं तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं Q1 Q2 कर दूं तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणाकार में है, दोनों की जगह को बदलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं अगर यहाँ पर इनकी स्थितियों को बदलता हूँ तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस है, प्लस हो जाएगा और क्यूब भी है। मैं यहाँ पर इसकी स्थिति बदलूँ तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो माइनस आ गया। अब अगर आप ध्यान से इसे देखें, बहुत ध्यान से देखें, किसे, इस वाले पार्ट को, ये तो इसकी तरह दिख रहा है ऊपर, ये तो इसकी तरह दिख रहा है ऊपर, ये भी इसकी तरह दिख रहा है, अरे वाह ये भी इसकी तरह दिख रहा है। ये तो क्या हो गया, F12 हो गया बेटा। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव ऑफ F12, और यहाँ पर इस तरफ तो कौन सी वैल्यू है, दिस इज F21 वेक्टर है। मतलब क्या, अगर दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, ये भी हमने प्रूफ कर दिया।
मतलब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट टू ईच अदर, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समान मान के होते हैं। हमने ये भी यहाँ पे प्रूव किया, F21 इज इक्वल्स टू F12। ये सारा हुआ सजातीय आवेशों के लिए बेटा। हम बात कर रहे थे विजातीय के लिए, तो विजातीय यहाँ पर है। तो विजातीय आवेश में सब कुछ बदलने से बेहतर क्या है मालूम है? सिर्फ आगे ऋण लगा देना, तो कभी कोई गलती होगी नहीं। तो फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर लिखने का ही आपको मन करता हो तब के लिए तो इस संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, this is q1 and this is q2, okay, this is r12 square, but here it will be r21 cap बेटा। do you know why? अपोज करेगा। देखो साइड बाय साइड अगर पिक्चर देखिएगा आप, अगर दोनों विजातीय क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर बुलाएंगे, आकर्षित करेंगे ना। तो Q2 क्या करेगा, Q1 को आकर्षित करेगा बेटा, इस तरफ बुलाना चाहेगा। देख लीजिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। आप इन दोनों को देखो ध्यान से, ये भाई को और इस भाई को, दोनों परस्पर विपरीत आ गए ना। और Q1 भी क्या करेगा, Q2 को अपने बुलाएगा। आकर्षित कर रहे हैं सब एक दूसरे को, यहाँ पर आकर्षण चल रहा है, मतलब ये फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1 हो गया। आप देख लो परस्पर विपरीत हो गए। तो ऑब्वियस अगर यहाँ पर हमने 1-2 रखा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा। तो सारी गणित करने के बाद जो लास्ट में आंसर निकलेगा उसमें सिर्फ अगर माइनस लगा दूं तो माइनस विपरीत दिशा दर्शाता है। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि F12 पहले तो अपना देसी फॉर्मूला क्या था, 1-2-1-2 वाला भाई, Q1 Q2 बटे में R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्यूब। Here it is vector r1 minus vector, but put minus over here. Now it is clear. हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कूलम का नियम सदिश स्वरूप में। प्लीज़ वीडियो को बार बार देखना, लिखना, फिर प्रिपेयर करना, एक बार में तैयार नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक नोट लिख दो मैं आपके, कूलम का नियम हमने चलाया। तो चलो अभी एक और है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले हम थियोरेटिकली कर लें। एक और शर्त आती है, एक और अच्छा सा नियम आया, विद्युत बल के संदर्भ में अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपित, और ये सिद्धांत हमने 11th स्टैंडर्ड में वेव्स में पढ़ लिया है, तरंग में, ठीक है ना। वेव्स में था कि माध्यम का कोई कण 2 या 2 से अधिक तरंगों के संदर्भ में एक ही समय पर आ जाए तो उस कण का परिणामी विस्थापन दोनों के इंडिविजुअल एक एक करके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर था। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है। देखिए, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल, कुल विद्युत बल का मान प्रत्येक आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सब कुछ जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है, एक एक करके। अब इसे समझना चाहें हम तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, आप XYZ में कुछ भी ले सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, बहुत सारे चार्ज हैं अवकाश में, ऐसे हमने कल्पना की, लेकिन हम कुछ ही बनाएंगे, सब कहाँ बनाने बैठेंगे। तो हम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कितने की करने वाले हैं, यहाँ पे 3 की करने वाले हैं। सदिश, और बता दें यहाँ पर कि भाई n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, नंबर ऑफ चार्जेस आर इन द स्पेस। स्थिति सदिश के लिए तो मैंने इसको वेक्टर r1 लिया बेटा, इसको वेक्टर r2 ले लिया और इसको वेक्टर rn ले लिया, क्योंकि इसको मैंने nवां आवेश माना है, पहला दूसरा। बहुत सारे आवेश यहाँ पर अवकाश में पड़े हुए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यही अवकाश में एक बिंदु है, ये रहा। इस बिंदु पर मुझे लगने वाले कुल बल की गणना करनी है। बिंदु मतलब कोई आवेश है, तो हम आवेश इसी में से किसी को मान लेंगे तब भी चलेगा। चलिए हम इसी में से मान लेते हैं। Q1 पे हमको अगर निकालना है कि कुल बल कितना होगा, तो किस तरह से हम इसकी गणना करने वाले हैं। एक और पिक्चर जो टेक्स्ट बुक में दे के रखा उस तरीके से बता दूं कि
एक आवेश ये है, यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, इनके कारण बल की गणना करनी, तो एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, तो इसका परिणामी कहीं यहाँ पर मिलेगा। शुरू करें कोई भी आवेश के ऊपर। तो हम पहले तो मान लेते क्या आवेश कौन से हैं भाई, Q1 है, Q2 है, टिल अप टू Q1 है, और उनकी स्थिति से दिस क्या, तो वेक्टर R1 है, वेक्टर R2 है, टिल अप टू वेक्टर Rn है। ऐसे हमने कल्पना कर ली। अब हम बल निकालने हैं कौन से, Q1 पे। तो Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय थर्ड हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय nth नंबर तक, nवें नंबर तक चलता रहेगा। अपने तो एक्सपर्ट हो गए 1 2 एक्सपेरिमेंट से, याद है ना। चलो स्टार्ट करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 2 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 क्यूब ऑफ दिस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। चलिए सेकेंड नंबर पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ Q1 Q3 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्यूब, एंड हियर इट इज़ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। ऐसे हम कहाँ जाएंगे, अनंत तक। nवें नंबर को भी लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ Q1 Qn वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn क्यूब, एंड हियर इट इज़ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ रहा है, दैट कॉमन वैल्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज वेल एज दिस Q1, सब पे जो बल लग रहा है। ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर बेटा Q2 बचेगा, बटे में यहाँ पर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब बचेगा, ये वेक्टर R1 और माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, प्लस करके इसी तरह से अब कौन आया, थर्ड का नंबर आया, दिस इज़ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्यूब हो गया, दिस इज़ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। We are moving till up to the nth number. So here it is, sorry यहाँ पर क्या हो जाएगा, it is Q1 by vector Rn minus, sorry R1 minus Rn cube, my mistake. This is vector R1 minus vector Rn. अब आपने बेसिकली पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, इसलिए बहुत डीप में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस फोर्स फार्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। कैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो हुआ, आई कैन पुट समेशन, योग करना, लिख सकता हूँ J रनिंग फ्रॉम 2 to n, यहाँ लिख सकता हूँ मैं इट इज़ Qj डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rj क्यूब, यहाँ पर लिख सकता हूँ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rj। अगर आप नोटिस करें तो J बदलता है, J लगातार बदल रहा है, पहले 2 था फिर 3 होगा, 4 हो, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कूलम के नियम में कुछ अच्छी बातें हैं, वो समझ लें थोड़ा सा, फिर हम सम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नोट या फिर की पॉइंट, पहले तो हमने कूलम के बल की बात की, छोटा सा रिवीजन, Q1 Q2 F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर होता है। सदिश रूप में हमने देखा, मतलब वेक्टर फॉर्म में बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या मिला, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड, क्या हो जाएगा बताइए, K, हम K भी लिख सकते हैं ना, K Q1 Q2 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 वेक्टर R2 क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। थर्ड हमने क्या देखा, कोई भी आवेश के ऊपर जो बल की बात करें, सपोज मैं आईवे नंबर के आवेश पे लगने वाले बल की बात करने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा QI बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन J रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे आएगा QJ, यहाँ पे आएगा वेक्टर RI, यहाँ पर आएगा वेक्टर RJ क्यूब,
ये वेक्टर आर आई, ये वेक्टर आर जे। इसको बोलते हैं बेटा टू बॉडी प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम का मतलब अगर एक आवेश Q1 यहाँ पर है, दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर, इनके बीच का अगर बल 10 न्यूटन लग रहा है और अगर तीसरा आवेश आ गया तो इस बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये बल का मान वही रहेगा इन दोनों के बीच में लगने वाला। ये बात और है कि इसके ऊपर बल का मान बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है फोर्स का वो कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमने एक टर्म वो भी देखा था कि किसी माध्यम में अगर आवेशों को रखा गया तो बल क्या होगा, शून्यावकाश मतलब वैक्यूम में लगने वाले बल के बटे केवे के मान के। के क्या है भाई, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं इन सब का यूज़ करता हूँ न्यूमेरिकल पार्ट में। सो कम टू द फर्स्ट, हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 1 को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है वायु में। अब देखो वायु बोले या शून्यावकाश बोले, उन दोनों को एक ही घर का समझ लेने का। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। वायु शून्यावकाश में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, पॉइंट वैल्यूज में डिफरेंस आता है, इसलिए हम इसको दोनों को सिमिलर लेंगे। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, तो उनके बीच में बल कितना लगेगा। एकदम पपलू सम है, आपको वैसे खुद सॉल्व करना चाहिए, पर मैं हिंट दे देता हूँ, सोल्यूशन में आ जाइए। ये दो आवेश हैं बेटा, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R होता है। तो R इज गिवन, इट इज़ 30 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² कर दिया मैंने। Q1 देख के रखा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 देख के रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ लगने वाले बल की गणना, तो F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। चलो बोलो वैल्यू कितना K का, इट इज़ 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना 2 × 10⁻⁷, Q2 इज़ 3 × 10⁻⁷, डिवाइड बाय सेपरेशन इज़ 30 × 10⁻² होल स्क्वायर। हु विल डू, यू विल डू, दिस इज़ योर होमवर्क। ऐसे सोल्यूशन मैं करूँ तो आपके लिए शर्म की बात है, आपको नहीं मजा आएगा। सो डू इट एट योर होम, ठीक है। सॉल्व करना, कॉपी नहीं करना, सोल्यूशन करोगे, क्योंकि इसके बाद आप वैल्यूज टू वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड वाले को सॉल्व, फिर पावर को 2-3 स्टेप के बाद आंसर आएगा, डायरेक्ट तो आएगा ही नहीं। ओके चलिए, फर्स्ट वॉज वेरी इजी, हम सेकेंड पे आते हैं। क्या देख के रखा है सवाल में, कहता है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर का आवेश इतना हो तो गोलों के बीच का अंतर कितना होगा, दूसरे गोले पहले गोले का बल कितना होगा। बहुत इजी सम ये भी है बच्चों, पहले मैं क्लियर कर दूं अच्छी तरह से। गोले कितने हैं, 2 गोले हैं, तो पहला गोला बना लिया जाए। जीरा पहला गोला, इस गोले पर आवेश बताया गया है 0.4 माइक्रोकूलम है, तो हमने मान लिया कुछ भी दिया नहीं, ये धन आवेश मान लिया। चलो भाई इस पे धन आवेश है और उस Q1 का मान देख के रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। एक दूसरे आवेश की बात की गई है यहाँ पर, कितना है उस पर 0.8, यानी इसका डबल है। चलो भाई हमने यहाँ पे दूसरा गोला मान लिया। इस गोले पर भी आवेश का मान देख के रखा है प्यारे बच्चों, कितना है, ये भी पॉजिटिव ही है, कुछ बताया नहीं गया इसलिए हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। इस पर है आवेश का मान, इट इज़ Q2 इज इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच में लगने वाले बल का मान दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना हमेशा, यही R हमको निकालना है पहले वाले पार्ट में, और F का मान दिया है। तो फर्स्ट में आ जाए, F वैल्यू इज गिवन, इट इज़ 0.2 न्यूटन। अपना फॉर्मूला एकदम बच्चों की तरह, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। लेट्स स्टार्ट। I want to get this R², it is K Q1 Q2 by F। चलो कीमत रखते हैं फटाफट। K का मान है 9 × 10⁻9, Q1 कितना है, तो 0.4 माइक्रो 10⁻⁻6। अब कौन बचा, 0.8 10⁻⁻6 डिवाइड बाय बल कितना है, 0.2 है। गणना कौन करेगा, आप करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्व करके पहले R² निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, रूट करेंगे, कंपलसरी, कॉपी नहीं करेंगे। कम टू द बी पार्ट बेटा। बी में क्या कह रहा है,
दूसरे गोले में पहले गोले का आणविक बल कितना बनेगा? अरे भाई यहाँ पर अगर मुझे मालूम है कि फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो उसका मान तो समान ही है ना बच्चों, बस परस्पर विपरीत दिशा में लगता है, मतलब बल का मान तो क्या मिलेगा? समान ही मिलेगा। देख लीजिए आप, 0.2 था, कौन से छोटे पे बड़ा गोला लगाता है, तो दूसरा भी तो वही होगा, सिमिलर वैल्यू रहेगी। आई थिंक ये भी बड़ा सरल लगा होगा आपको सवाल, पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करना प्यारे बच्चों, तभी मालूम पड़ेगा ये। कम टू द थर्ड नंबर, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/g_me_mp विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान क्या? बोलते हैं सारणी देखकर, मजा आ गया तुम्हें तो देखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रिपेयर भी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 1 बाय 1 अच्छी तरह से। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है ke²/g_me_mp, मेन फार्मूला मिल गया बच्चों को हमारे, ठीक है ना। अब इस सूत्र का हमको उपयोग करना है बेटा। यहाँ पर वीमा सूत्र सबका याद होना चाहिए। अब मान ले नहीं याद है तो क्या उसको हल करना भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलो मैं आपको हल करना सिखा दूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझ लोगे तो क्या हर्ज है। देखें, लाइन टेढ़ी होगी, सीधी कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट में के लिए बात करता हूँ, तो के का तो फॉर्मूला मतलब F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मैं बनाऊंगा के को करता क्या आ जाएगा, FR² बाय Q1 Q2। तब आप तो एक्सपर्ट हो गए, तो डायमेंशन फार्मूला निकाल दो के का। उसके लिए क्या होगा, M1 L1 T-2, R के लिए क्या हो जाएगा L2, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 T2, कीमत कितनी हो जाएगी, इट इज़ M1 L3 T-4 A-2, काम पूरा। चलिए जी भी है तो जी भी निकलेगा, इट इज़ F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, मेकिंग सब्जेक्ट दिस जी इज इक्वल्स टू FR² बाय M1 M2। मतलब डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज़ M1 L1 T-2, इसके लिए L2, यहाँ पे क्या आ जाएगा M2, एंड द वैल्यू इज M-1 L3 T-2। करेक्ट है, मजा आ गया। बस अब इन सब में वैल्यूज पुटअप करते हैं बेटा, हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा वीमा सूत्र बोला है ना, इस नियतांकों का उपयोग करके सॉल्व करना है, इसलिए कर रहे हैं। बाकी एकदम पपलू स्टेप भी बता देता हूँ कैसे। तो के लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ M1 L3 T-4 A-2। आवेश है मतलब Q, तो Q इज इक्वल्स टू AT, मतलब क्या A2 T2, मालूम तो है ना। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है। तो Q का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 T1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया मैंने। G का यहाँ मिला, इट इज़ M-1, यू कैन सी इट इज़ L3 एंड T-2, दोनों द्रव्यमान है तो इसका भी M1 इसका भी M1। पहले ऊपर सॉल्व करते, ऊपर आया M1 L3 T0 A0, चेक कर लीजिए ऊपर दिख रहा है। नीचे क्या आ रहा है, M1 L3 मिला ना, ऊपर T2 है, मैं मिस्टेक, यहाँ पे T2 T-2 बचेगा बेटा, इन दोनों से, इससे और इससे। नीचे आ गया -T2, दोनों कैंसिल हो गए, M0 L0 T0। और दूसरा भाई, हमको अगर इस टर्म में सीधा सा अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन करने का आइडिया आ जाए, किसका, R² का। देखो कितना मस्त हो गया, नोटिस करिए आप, यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ फोर्स इलेक्ट्रिकल, ये क्या हो गया फोर्स ग्रेविटेशन, फोर्स है भाई, दोनों का न्यूटन बनेगा। मीन्स क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, सब खत्म, कुछ आएगा ही नहीं। तो हमने 1.3 वाला भी पार्ट फिनिश किया, न्यूमेरिकल अच्छा था, मजा आया होगा तुम्हें, आई होप सो। आ जाते हैं 1.4 पे, लिखा हुआ है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्या लिखा है, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, मतलब छोटे में छोटा मान बनता है। मैं एक उदाहरण दे दूं, अच्छी तरह समझ लेंगे आप। मैं किसी वर्गखंड का उदाहरण दूं, तो वर्गखंड में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 1 के पूर्णांक गुणांक में होगा, चेक कर लो आप। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है। आप अगर किसी समूह लग्न में गए हो, वहाँ पे दूल्हा और दुल्हनों को गिनना हो,
तो हमेशा 2 के पूर्णांक गुणांक में होंगे। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे भाई, जोड़ी में ही शादी होती ना। अगर हम ऑटो स्टैंड पे जाएं और व्हील की काउंटिंग करें, हर तिपहिया वाहन को देखें तो उसमें कितने भाई 3 पहिया होते हैं, तो 3 के पूर्णांक गुणांक में हो गए, तो 3 होगा, वहाँ पर 6 होगा, 9 होगा, इस तरह से। तो क्वांटीकृत का मतलब होता है कम से कम कीमत, सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म कीमत कितनी, वो, यानी उससे छोटा होना असंभव है, उससे छोटा कुछ हो सकता नहीं है। समझ गए ना, उससे छोटा कुछ भी हो सकता नहीं है। आप थिएटर में जाओ टिकट लेने तो आधी टिकट नहीं मिलती है, कम से कम एक टिकट मिलेगी, पर ट्रेन में जा रहे हो तो आधी टिकट मिलती बच्चों की, वहाँ का आधा है, 1/4 नहीं मिलती है। आप खाना खाने जाओ तो हाफ राइस प्लेट मिलती है, 1/4 नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे हाफ मिलती ही नहीं, उन्होंने अपना क्वांटीकृत कीमत रखा हुआ है। ठीक है ना, तो मालूम पड़ गया। और यहाँ पे आवेशों के लिए सबसे छोटा मान 1.6 × 10⁻19 कूलम है, वो हमको मालूम बच्चों। अब बात आती है यहाँ पर कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय क्वांटिमीकरण की हम उपेक्षा कर देते हैं, वहाँ बोलते हैं ना भाई इसमें नहीं देखना। इसका भी उदाहरण अपने पास है। मान लीजिए आप चने खा रहे हैं, आप जेब में चने कुछ लेके आए, माना जब चने खूब सारे होते हैं तो आप सबको मुट्ठी भर भर के दे दोगे, माना अब लास्ट में 4 ही चने बचे हैं। अब आपके मित्र ने मांगा, अच्छा मित्र तो क्या करोगे, ले भाई तू 3 खा ले, मैं 3 खा लूँगा, गिनती शुरू हो गई, क्वांटीकृत हो गया। लेकिन जब बहुत सारे चने थे तब हम गिनती नहीं कर रहे थे, हम मुट्ठी भर भर के दे रहे थे, 1 मुट्ठी, 1 किलो, 1 ट्रक भर के, वहाँ पर गिनती ही बदल गई। हम एक एक करके गिनती कब करते हैं, जब सूक्ष्म राशियों में होते हैं, स्थूल राशि में जब आएंगे तब गिनती करनी पड़ेगी नहीं। आप शादी का समारोह रखें और जो खाना बनाने वाला आया है आप उसको बोलो भाई हमारे वहाँ 1000 लोग खाने का प्रबंध किया गया है, आप 10,000 रोटियाँ बनवा दीजिए। 10,000 रोटी नहीं गिनेंगे, बस लोगों की संख्या बोलेंगे। रोटी गिनना अब गलत हो जाएगा क्योंकि हम बहुत स्थूल राशि पे चले गए, बड़ी राशि पे चले गए। सो आई थिंक आपको मालूम पड़ा होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके या कॉल करके। अगला आता है 1.6, 4 बिंदु आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के ऊपर। देख लेते हैं हम, पहले यहाँ पे एक वर्ग बना दें अच्छा सा, नहीं बना तो फिर से बनाएंगे, अब बन जाएगा, बन गया भाई प्यारा सा वर्ग। अब इस वर्ग के ऊपर हमने बहुत सारे आवेशों की बात की है। चलो यहाँ पर एक आवेश मान लिया हमने ए बिंदु पर, ये बिंदु ए है बेटा, और यहाँ पे सी पे उसकी तरह ही आवेश है, इसको हमने सी मान लिया। ये है 2 माइक्रोकूलम और ये भी है 2 माइक्रोकूलम। हम 2 अलग अलग और आवेशों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक आवेश है बी बिंदु पर, वो है -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर डी बिंदु पर है बेटा -5 माइक्रोकूलम। भुजा का देख के रखा है मान, कितना देख के रखा है, 10 सेंटीमीटर है ये। अब बोल रहा है इसके केंद्र पे 1 माइक्रोकूलम का कोई आवेश रखा गया है। अब इसके सेंटर पे मतलब यहाँ कहीं पर एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो देख लें, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा गैम्बलिंग कर लेते हैं कि चित्र हमारा अच्छा बने। हमने पहले एक चित्र बना, लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब इसके सेंटर पे किसी आवेश की कल्पना करनी भाई हमको, तो यहाँ पर कोई आवेश है यहाँ पर, और इसका मान है प्यारे बच्चों 1 माइक्रोकूलम। ओके, अब इस पे भी एक लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं अपने सरलता के लिए कि समझ में आए हमको, तुमको, सबको। यहाँ तो ये आवेश जो बन रहा है वो कहाँ पर, इस पॉइंट पर है, और यहाँ पर बलों की दिशा बता दी। देख लीजिए बच्चों, ये धन है, ये भी धन है, ये भी, दोनों मिला के रिपेल करेंगे। तो कैसे रिपल्सन होगा, मतलब रिपल्सन मतलब दूर भगाना, इसको मैं ओ मान ले रहा हूँ। तो ओ पर बल लगाएगा सी, इस तरफ बल लगता है ओ पर सी के द्वारा इधर, और बल लगता है ओ पर ए के द्वारा इस तरफ। हम वो बलों को भी देख लेते हैं। माइनस ये आकर्षित करेगा, देखो आकर्षण हो गया, तो ये क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ओ बाय बी इस दिशा में, और ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन ओ बाय डी इस तरफ आ जाएगा। अब बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे चित्र को अगर देखो कि भाई चित्र पर से वेरी क्लियर कि जो ए ओ
BO, CO, DO वो R सब समान है, अतः बल लगता है O पर A के द्वारा। ये दोनों परस्पर विपरीत तो दिख ही रहे हैं आपको, लेकिन इनके बच्चों मान समान होंगे क्योंकि जोड़ियां समान बन गई ना। देख लो आप, 2 एक की जोड़ी, फिर 2 और 1 की ही जोड़ी समान। तथा अगर यहाँ बात करें किसके, कि O पे B ने बल लगाया वो विपरीत है किस पे, जो D बल लगा रहा है वो, लेकिन मान तो बराबर है भाई। अब अगर मान बराबर हो गया तो अब आप समझ सकते हैं परिणामी बल किस पे निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, O पर। कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, B लगा रहा है, C लगा रहा है और D भी लगा रहा है। अब आप यहाँ से नोटिस करिए, ये तो है -OC, यहाँ से नोटिस करिए ये तो है OD, ये दोनों भाई को हमने ऐसे ही रखा। इनकी गणना करेंगे तो आंसर 0 है। अगर वैसे भी देखो सब मिला के 0 ही हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास 12वां नंबर, सरल है ये भी। सरल प्रश्नों को रफ्तार से करना चाहिए, धीमे धीमे नहीं करना चाहिए। प्राइमरी लेवल के नहीं हैं आप, साइंस स्ट्रीम में हैं और 12th स्टैंडर्ड के और फिजिक्स बढ़ रहे हैं, तो एक रफ्तार होनी ही चाहिए। भले वीडियो बार बार देखो पर एक स्पीड होनी चाहिए। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबों के गोले A और B, बिंदुओं के बीच का अंतर देकर रखा। तो क्या देकर रखा, चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो साथ में आप मेरे। R गिवन है, इट इज़ 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतने कूलम हो, मतलब दोनों पे समान आवेश हैं, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, 6.5 10⁻⁷ कूलम, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो भाई मुझे तो नहीं लगता है सॉल्व करना भी चाहिए मुझे, ये तो होमवर्क ही देना चाहिए सिंपल। देखो Q1 Q2 बाय R², तो सूत्र है Q, होमवर्क गणना करेंगे आप। चलिए B, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी तथा गोले के बीच का अंतर आधा कर दिया तो प्रत्येक गोले पर कितना बल रहेगा। तो अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब हो गया अंतर मस्त कितना, दूरी आधी कर दी ना, मतलब R/2 हो गया। Q1 डैश Q2 डैश नया आवेश आया है कितना, दुगना हो गया पहले वाले के। अब थोड़ा सा मैं इधर बता दूं आप सबको, वरना फिर टेंशन में आ जाओगे। आवेश समान हो ना तो हमेशा शॉर्टकट मार देने का। I can write it as KQ²/R². K is 9 into 10⁻⁹. This Q is 6.5 10⁻⁻⁷ divided by R separation is 50 into 10⁻⁻² whole square, whatever the answer जो भी आएगा। अब जब इसकी गणना करेंगे ना बेटा आप F डैश, तो क्या हो जाएगा मालूम है, K Q1 डैश Q2 डैश R², पर ये दोनों है कौन, 2Q है, स्क्वायर आएगा। ये कौन है, R/2 स्क्वायर आएगा। 4KQ²/R²/4, 4 चक्कू 16। और ये तो पहले वाला बल, बस कीमत रख लेना जो भी यहाँ की F आती है, देखो ना F, बस अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप एकदम ईजी लगा होगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम है, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले A और B की साइज में सर्वसम है, दोनों एक आकार के हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले A के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोले से हटा लिया जाए। अब A और B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। प्रश्न यहाँ पर आ गया जोरदार, अंतिम क्लोजिंग सम आपका बड़ा प्यारा है। तो देखें अंतिम सम, देखो बेटा उसमें ऐसा कहा गया है कि जो गोले हैं कि पहला गोला ये वाला हमारा, ठीक है, हमने पहला गोला बना लिया। रुको भाई थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, स्टाइलस चेंज कर दूं इसका, हाँ भरेंगे नहीं इसको, है ना।
ये आपका पहला गोला। ऐसा ही गोला एक और है ना। चलो एक और गोला बनाया हमने, दो सम वाले बताए ना, ए और बी। तो ये गोला नंबर ए है, ये गोला नंबर बी है। दोनों पे आवेश स्टार्टिंग में कितना, इस पे क्यू है, इस पे भी क्यू है। ये प्रथम पिक्चर हुआ, फर्स्ट पिक्चर हुआ। वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में क्या, इस गोले को, जो गोला नंबर ए है, इसको एक दूसरे किसी गोले से कांटेक्ट कराया गया। आकार समान है, ठीक है ना। जब संपर्क कराएंगे बेटा, तो देखो गणना अब कैसी हो जाएगी, इस पर कोई आवेश नहीं था, दिस इज गोला नंबर सी, ठीक है, और इस गोले पे आवेश था क्यू, मतलब कुल मिला के क्यू हुआ। लेकिन दोनों आधा आधा आवेश बांट लेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा Q/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा Q/2, हाफ हाफ हो गया बेटा। ये तब तक गोला चुपचाप में रहेगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, केस ही नहीं आता, इट विल बी एज इट इज। दिस इज गोला ए। इसके बाद पिक्चर बदली, क्या होता तीसरी स्थिति में, थर्ड कंडीशन में, अब इस गोले ए को वहीं रहने दो और ध्यान रखना इसके ऊपर आवेश अब बचा है Q/2। अब गोले बी के साथ ही संपर्क करने जा रहा है, पहले गोले ए के साथ और अब गोला बी के साथ, एक के बाद एक, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो अब देख लीजिए गणना, ये गोला नंबर बी पे आवेश था Q, आप देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ये भाई पे Q आवेश है, ठीक है। ये गोला नंबर ए है, ये गोला नंबर बी है, हम गणना कर रहे हैं, अब गोले सी को ले गए, तो यहाँ पर तो Q/2 था, देख लीजिए आप यहाँ से गोला आया घूम के, तो कुल मिला के कितना हो गया 3Q/2, लेकिन आधा आधा बांट लेंगे, हाफ हाफ बांट लेंगे, तो 3Q/2 का हाफ कितना होता है बच्चों, तो 3Q/2 का हाफ होता है 3Q/4। मतलब अब अगर मैं फोर्थ पिक्चर के ऊपर रन आउट करूं तो फोर्थ पिक्चर बनती है कुछ इस तरह से, ये गोले ए और बी के साथ जो घटनाएं घटी, उसके बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि इसके ऊपर Q/2 और इस भाई के ऊपर Q/4 आवेश रह गया है। अंतर बदलने के लिए कुछ नहीं बोला गया, अंतर को आर का आ रखना है। प्रश्न हमने पुराना उपयोग किया है तो वहाँ से स्टार्ट करना। चलो ये प्रथम स्थिति क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q²/R²। ये नई स्थिति यहाँ पर क्या है, F' इज इक्वल्स टू K Q/2 3Q/4 डिवाइड बाय R², क्या हो जाएगा 3KQ²/4 इंटू 2, इट इज़ 8R², ठीक है। अगर अंतर बदले तो बदल के भी कर सकते हैं, तो 3/8 और पुराना बल F है बेटा, और पुराना बल तो वहाँ से आएगा ही ना पहले वाले प्रश्न में से, क्योंकि उसी प्रश्न का उपयोग करने के लिए बोला है, और वो F तो भाई तुम निकालने वाले हो यहाँ पर। तो आज हमने कूलम का नियम फिनिश किया, उसके बेस पे सम फिनिश किए, उसके नॉट वर्दी पॉइंट्स फिनिश किए। ये सारा का सारा फेयर नोटबुक में लिखा होना चाहिए, मैं किसी को भी कॉल करके उससे इसका फेयर मंगवा सकता हूँ PDF। सो एकदम अच्छे से रिटन वर्क मुझे चाहिए। तो बाय बाय, राधे राधे। अगला लेक्चर कल आएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा टॉपिक करेंगे।